चलिए जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल सेकंड के अंदर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट के अमेंडमेंट करेंगे, है ना। और ये अमेंडमेंट जुलाई 2020 एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल हैं और ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी मैं आपको बताऊं, ये जो अमेंडमेंट मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें होंगी। एक तो ऐसी चीज़ें जो अमेंडमेंट होंगी, दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अपडेशन होंगी, लेकिन दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं एग्जैक्टली अमेंडमेंट। इस बार का जो अमेंडमेंट मैंने बनाया है उसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने आपके लिए चेंज किया है। इस फॉर्मेट में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे एनकेजे क्लासेस के स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो उनके पास हमारी बुक नहीं होती है, तो उनको अमेंडमेंट समझने में थोड़ी परेशानी आती है। उनको ओरिजिनल प्रोविज़न ही नहीं मालूम होता, तो अमेंडमेंट वो क्या समझेंगे, उनको परेशानी होने लगती है। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया है कि दो तरीके से अमेंडमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक आपका एग्जैक्टली बिफोर अमेंडमेंट क्या प्रोविज़न था और आफ्टर अमेंडमेंट अब क्या प्रोविज़न है ना। तो ये आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। ऐसे हमारी जो पूरी की पूरी बुक है एनकेजे क्लासेस की, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। डाउनलोड में आप जाएंगे तो सारी बुक्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। और जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो भी वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट पढ़ने में और आपको आसानी रहेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट फॉर जुलाई 2020 आईसीएसआई एग्जाम, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अमेंडमेंट। सबसे पहला जो अपडेशन है बेसिकली वो है सेबी चैप्टर के ऊपर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी चैप्टर के अंदर सैट के कंपोजिशन पे थोड़ा सा अपडेशन है। अब वो क्या है जरा देखो। पहले लिखा हुआ था कि सैट का जो कंपोजिशन होगा उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और टू अदर मेंबर्स होंगे। अब टू अदर में एक तो फिक्स कर दिया था टू, और अदर मेंबर्स में कौन होंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया था। ये सारा चीज़ किसके ऊपर छोड़ दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन अब चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। और क्लियर किस तरीके से किया गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन सेक्शन 15L। तो सेक्शन 15L का पूरा प्रोविजन मैं चार्ट की तरह आपको समझा देता हूँ। देखिए, कंपोजिशन ऑफ सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो एक होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सबसे पहले कौन होगा एग्जैक्टली, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। फिर इनको असिस्ट करने के लिए दो और लोग होंगे। एक होंगे जुडिशियल मेंबर और तीसरे होंगे टेक्निकल मेंबर, है ना। अब ये क्लैरिफाई हो गया कि टू अदर मेंबर्स में कौन कौन लोग होंगे। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो पक्का है, ये है फिक्स्ड वन, ये वन ही होंगे, एक ही होंगे बस, है ना। उसके बाद जुडिशियल मेंबर के बारे में बताया गया है कि मिनिमम वन तो होने ही चाहिए, मतलब एक तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम के लिए बताया एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्रिप्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, है ना, कि क्या होना प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। उसी तरीके से टेक्निकल मेंबर के लिए भी वही है, मिनिमम वन, मैक्सिमम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ये कंपोजिशन ऑफ सैट है। इसका मतलब अब एक चीज़ तो फिक्स्ड है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो एक होंगे, बाकी जुडिशियल टेक्निकल मेंबर वो एक एक होंगे। तो सब मिला के मिनिमम की बात करूं तो तीन तो आपको दिखेंगे, है ना, पर तीन से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जुडिशियल मेंबर दो होंगे, है ना, टेक्निकल मेंबर तीन होंगे, तो तीन दो पाँच एक छः हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो मिनिमम की बात तो मैं कर सकता हूँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर फिक्स्ड हैं, एक ही होंगे हमेशा, है ना। जुडिशियल मेंबर मिनिमम वन, मैक्सिमम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्रिप्शन। टेक्निकल मेंबर वन, मिनिमम वन, मैक्सिमम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्रिप्शन। तो ये एग्जैक्टली एक चार्ट है, अपडेटेड चार्ट ऑन कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। एक बार इसको आप उतार लीजिए।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। अगर लाइन बाय लाइन पढ़ें तो देखो ये लिखा हुआ है, कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15L ऑफ सेबी एक्ट द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो क्या होंगे, एक ही होंगे, है ना, एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन। बाकी यहाँ पर और क्लियर कर दिया है कि सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो भी जुरिडिक्शन होगा वो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बेंचेज एक्सरसाइज करेंगे। बाकी बेंच के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और 2 और मोर जुडिशियल, 2 और मोर का मतलब एक जुडिशियल मेंबर होना जरूरी है, एक टेक्निकल मेंबर होना जरूरी है, तो 2 हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी जो बेंचेज हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के, वो जो ऑर्डिनरली कहाँ बैठेंगे, मुंबई, चूंकि जानते हैं सैट का हेड ऑफिस कहाँ एग्जैक्टली मुंबई है, और सच अदर प्लेसेस पे भी बैठ सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसल्टेशन के बाद ऐसा ज़रूरी लगता है तो मुंबई में तो होगा ही होगा, आप और भी सिटीज़ में सैट के बेंचेज बनाए जा सकते हैं। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस के ऊपर भी थोड़ा सा अपडेशन है। ये जो सैट के ऑफिस बेयरर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर, तीनों के लिए की है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर, ये एक बार में अपॉइंट होंगे कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो नंबर वाइज कितने साल के लिए एक बार में, 5 साल के लिए, एज वाइज 70 ईयर्स तक, है ना, तो विच एवर कम्स अर्लियर। अगर आप अपॉइंट हुए 5 साल के लिए, 5 साल से पहले ही आपका एज मालूम चला 70 ईयर्स हो गया, तो आप 5 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, 70 साल होते ही आपको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका एज बचा हुआ तो पूरा 5 साल आप रह सकते हैं ऑफिस में। तो 5 ईयर्स नंबर वाइज और एज वाइज कितना, 70 ईयर्स, है ना, विच एवर कम्स अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले आ जाए आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको रिटायर हो जाना पड़ेगा। बाकी मान लीजिए अगर किसी का एज बचा हुआ है तो उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, पर रीअपॉइंटमेंट सिर्फ एक बार हो सकता है, वो भी कितना, मैक्सिमम 5 साल के लिए। तो रीअपॉइंटमेंट अलाउड है मैक्सिमम एक बार, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना। चलिए जी, तो ये अपडेशन था किसके ऊपर, टर्म ऑफ ऑफिस दैट इज टेन्योर ऑफ ऑफिस के ऊपर, है ना। अब कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर आता है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में कुछ अपडेशन है। सबसे पहले रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट आरटीए का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए आरटीए को एप्लीकेशन लगाना पड़ता है सेबी को, क्योंकि उनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना है, तभी वो आरटीए का काम कर पाएंगे इंडिया में, है ना। तो जब भी आरटीए एप्लीकेशन लगाता है सेबी को, तो सेबी अंडर रेगुलेशन 6 पहले उनके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ कंडीशन कंसिडरेशन को चेक करता है। उसी में से एक कंडीशन कंसिडरेशन होता है कैपिटल एडिक्वेसी को लेके। पहले कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट कैटेगरी फर्स्ट आरटीए के लिए और कैटेगरी सेकंड आरटीए के लिए अलग अलग थी। जैसे कैटेगरी फर्स्ट के लिए 6 लाख और कैटेगरी सेकंड के लिए कितना है, 3 लाख। अब उसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट बनना चाहते हैं तो अब आपका नेटवर्थ कैपिटल एडिक्वेसी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख की होनी चाहिए। और कैटेगरी सेकंड के लिए आपकी कैपिटल एडिक्वेसी कितनी होनी चाहिए, 25 लाख होनी चाहिए। इसी तरीके से डिबेंचर ट्रस्टी में भी कैपिटल एडिक्वेसी चेंज हुआ है। पहले 1 करोड़ कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट थी, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 10 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर के भी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है। पहले ये 50 लाख रुपीज़ एग्जैक्टली था, अब उसको बढ़ा के 5 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया। इसका मतलब अगर अब आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपका नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए, है ना। अगला जो अपडेशन है वो डेपोजिटरी चैप्टर के अंदर है। अगर डेपोजिटरी चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे एक ऑडिट होता था, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट है सीएस के लिए, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट। तो उसका जो रेगुलेशन नंबर 1 था वो पुराने सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन जो पहले 1996 वाला चलता था, तो वहाँ तो सेक्शन रेगुलेशन 55A के आसपास कुछ हुआ करता था। लेकिन अब जानते हैं नया रेगुलेशन आ गया, सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018। तो इसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी, बस रेगुलेशन नंबर छूट गया था। तो रेगुलेशन नंबर लिख लीजिएगा, रेगुलेशन नंबर इज 76। तो रेगुलेशन नंबर 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 का कहना है कि जितने भी लिस्टेड कंपनीज होंगी उनको क्वार्टरली बेसिस पर रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से करवा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं,
ठीक है जी। तो एनकेजे सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर इतने ही अपडेशन अमेंडमेंट थे। मेन जो अमेंडमेंट अपडेशन है वो एनकेजे सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकंड के अंदर है, जिसके अंदर लिस्टिंग और पब्लिक इशू नाम का चैप्टर है। देखिए सबसे पहले आई गया लिस्टिंग अग्रीमेंट चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट और पब्लिक इशू के अंदर बहुत सारा चेंज है, बहुत सारा अमेंडमेंट है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए जी, सबसे पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर, लिस्टिंग एग्रीमेंट विद व्हाट, सेबी लोडर रेगुलेशन 2015। इसमें देखिए सबसे पहला अमेंडमेंट आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को लेके है। आपको मालूम होगा कि पहले जो पोजीशन था वो ये है कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब टॉप 500 है ना जो लिस्टेड कंपनीज थी, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाना होता था। अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अब टॉप 500 नहीं, टॉप 1000 कंपनीज को अपने एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ दायरा बढ़ा दिया गया, पहले 500 पे लगता था, अब टॉप 1000 पे लगेगा। उसके बाद अगला, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है एक्चुअली, ये एडिशन है, न्यू प्रोविजन है, ये नया प्रोविजन जोड़ा गया है। और ये जो प्रोविजन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से पब्लिक इशू के अंदर, लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर सारे के सारे चेंजेज आए हैं। तो इसको आराम से ध्यान से सुनते रहो, ये बहुत ज़रूरी है। ये अमेंडमेंट नहीं है, एडिशन है, नया प्रोविजन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक नया रेगुलेशन जोड़ा गया है सेबी लोडर रेगुलेशन के अंदर। उस रेगुलेशन का नाम क्या, देखो रेगुलेशन 41A। रेगुलेशन 41A देखो किससे जुड़ा हुआ है, एक बार हेडिंग बोलो जोर से, अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एसआर इक्विटी शेयर। तो ये एक नया प्रोविजन आया है एसआर इक्विटी शेयर। अब सुनो, ये पहले एसआर इक्विटी शेयर होता क्या है वो जरा ध्यान से सुनो। देखिए शेयर्स विथ स्पेशल राइट्स, मतलब स्पेशल राइट्स का मतलब ऑर्डिनरी से कुछ अलग राइट्स, शेयर्स विथ स्पेशल राइट्स, है ना। अब देखो अगर हम कंपनी लॉ के अंदर जाएं, कंपनी लॉ के अंदर, तो जरा बताओ तो शेयर्स विथ स्पेशल राइट्स कौन से शेयर्स होते हैं। वहां पर आपको याद है, वहां पर एक होता था इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, है ना। तो कंपनी लॉ में तो कॉन्सेप्ट था शेयर्स विथ स्पेशल राइट्स का, लेकिन सिक्योरिटी लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। अब सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी यही प्रोविजन को लाया गया, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया। सिक्योरिटीज लॉ के अंदर अब जो इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, इसी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, एसआर शेयर्स, एसआर इक्विटी शेयर्स बोल सकते हैं, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। तो ये दोनों लगभग सेम है ना। कंपनी लॉ के अंदर क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली, एसआर इक्विटी शेयर, है ना। अब ध्यान से सुनना, बताता हूँ एक एक चीज इसके बारे में, पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एसआर इक्विटी शेयर, एसआर का मतलब स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स, है ना। एसआर इक्विटी शेयर्स मीन्स द इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इश्यूअर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। आपको याद हो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बट डिफरेंशियल वोटिंग राइट को यहाँ क्या कर दिया, सुपीरियर वोटिंग राइट एज कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर इशूड बाय दैट इश्यूअर। मतलब एसआर इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर है जिसके पास वोटिंग राइट ज़्यादा होगा, है ना। डिफरेंशियल, वहाँ देखो कंपनी लॉ में क्या वर्ड इस्तेमाल करता था, डिफरेंशियल, यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, सुपीरियर। वहाँ भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर ही डिफरेंस किया था, यहाँ भी सुपीरियरिटी किसके अंदर ला रहा है, वोटिंग राइट के अंदर। मतलब डिविडेंड राइट के मामले में कोई भी चेंज नहीं है, डिविडेंड के हिसाब से सारे के सारे शेयर्स एक बराबर हैं, वोटिंग राइट के हिसाब से जरूर चेंज हो रहे हैं। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के वोटिंग राइट अलग होंगे और सिक्योरिटी लॉ के अंदर एसआर इक्विटी शेयर्स के अंदर वोटिंग राइट्स अलग होंगे। चलिए जी, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या है, देखो जैसे मालूम चला कि कोई भी एक छोटा सा मालूम चला बिजनेसमैन है, देखो ये ना एग्जैक्टली बिजनेसमैन है, एक छोटा सा बिजनेसमैन है, इसने बहुत मेहनत से, है ना, हार्ड लेबर करके, पर इसके पास पैसा बहुत कम था, हार्ड लेबर पर पैसा इसने क्या किया, बहुत कम, पैसा कम था तो पैसा कम लगाया, लेकिन हार्ड लेबर करके इसने एक कंपनी बनाई,
है ना, और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो गई, है ना, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो गई। अब देखो मनी कम लगाया था तो इसका मतलब मनी कम है इसके पास, मनी कम है इसके पास तो ये शेयर्स कम खरीद पाया होगा। अब यही कंपनी जब बड़ी हुई तो ये पब्लिक इशू ला के लिस्टेड हो गई। और जब पब्लिक इशू ला के लिस्टेड हो गई तो जो बाहर के पब्लिक शेयर होल्डर्स थे या जो बाहर के अमीर अमीर लोग थे उनके पास ज़्यादा पैसा था। अब उनके पास ज़्यादा पैसा था तो उन्होंने, ज़्यादा पैसा वाले लोग जो अमीर लोग थे उसने इसी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिया और सारा का सारा कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर बाहरी लोगों का हो गया, जिसने कंपनी को स्टार्ट करते वक्त कोई मेहनत नहीं की थी। उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस समय उन्होंने कोई भी मेहनत नहीं की थी, कोई भी हार्ड लेबर नहीं किया था। ये बेचारा हार्ड लेबर किया था पर पैसा कम था इसके पास। तो पैसा कम होने की वजह से क्या हुआ, कंपनी इसने खुद बनाई, कंपनी का गुडविल इसकी वजह से बना, कंपनी इसकी मेहनत से खड़ी हुई, है ना, लेकिन पैसा कम होने की वजह से ये अपने ही कंपनी के अंदर ज़्यादा शेयर्स नहीं ले पाया। अब ज़्यादा शेयर्स नहीं ले पाया तो ज़्यादा वोटिंग राइट इसके पास नहीं रहा, ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं रहा, लेकिन कंपनी पब्लिक इशू ले आई तो पब्लिक ने ज़्यादा शेयर्स ले लिए, पब्लिक के अंदर अमीर लोगों ने ज़्यादा शेयर्स ले लिए, इस बेचारे के पास पैसा नहीं था तो ये ज़्यादा शेयर्स नहीं ले पाया, अपने ही कंपनी के अंदर एक तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया जिसमें कंपनी इसने ही खरीदी थी। तो इस परेशानी को समझा गया कि ऐसे लोग जो अपने बुद्धि से, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, अपने मेहनत से अगर आपने कंपनी खड़ी की है तो उस केस में कोई बात नहीं है, पैसा नहीं होने के बावजूद भी कंट्रोल हम चाहेंगे आपके हाथ में रहे, आप परमानेंटली ज़िंदगी भर ना रहे पर शुरुआती पल में तो रहे। धीरे धीरे आप भी अपना पैसा जुटाओ, धीरे धीरे आप भी अपने शेयर्स को बढ़ाओ, अपने वोटिंग राइट्स को बढ़ाओ, लेकिन पब्लिक इशू आते ही लिस्टिंग के समय में हम आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे और आपके कम शेयर्स होने के बावजूद भी हम आपको वोटिंग राइट्स, अच्छे वोटिंग राइट्स दिलवा देंगे जिससे कि आपका अपने ही कंपनी पे कंट्रोल बना रहे। तो ये ऐसे प्रोमोटर्स हैं जिनके पास पैसा कम था, कंपनी इन्होंने बनाया, है ना, और ये वोटिंग मतलब शेयर्स कम खरीदने की वजह से इनके वोटिंग राइट्स कम हो गए, अपने ही कंपनी पर इनका कंट्रोल कम रह गया। तो इस परेशानी को सुलझाने के लिए, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एसआर इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब एसआर इक्विटी शेयर में क्या होगा, वो कम शेयर्स भी लेंगे लेकिन कम शेयर्स पे भी उनको क्या मिलेगा, सुपीरियर वोटिंग राइट। और आप जानते हैं किसी भी कंपनी के अंदर कंट्रोल किससे आता है, वोटिंग राइट से ही आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एसआर इक्विटी शेयर से जुड़े हुए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, है ना। चलिए सबसे पहले एसआर इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के बराबर ही समझा जाए, है ना। डिविडेंड के मामलों में मतलब हर मामलों में वो सेम माना जाएगा, बस एक मामलों में वो अलग माना जाएगा, वो है वोटिंग। अब वोटिंग में वो सुपीरियर माना जाएगा, बाकी मामलों में वो तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के बराबर ही माना जाएगा। उसके बाद जो टोटल वोटिंग राइट है एसआर शेयर होल्डर का, जिसको एसआर इक्विटी शेयर इशू हुआ उसको क्या बोलेंगे, एसआर शेयर होल्डर, वो 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो एसआर शेयर होल्डर है उसमें सिर्फ एसआर इक्विटी शेयर्स ही काउंट होगा इसमें, या उसके पास कोई ऑर्डिनरी शेयर वो भी काउंट होगा, दोनों काउंट होगा। इन टोटल देखिए, जैसे मैंने एक भी अगर एसआर इक्विटी शेयर्स ले लिया तो एसआर इक्विटी शेयर एक, पहले से 10 ऑर्डिनरी शेयर्स थे तो 10 एक 11, ये पूरा काउंट होगा, 11 का 11 काउंट होगा। मतलब एसआर इक्विटी होल्डर का एसआर इक्विटी शेयर भी काउंट होगा और ऑर्डिनरी शेयर्स अगर उसने ले रखी है तो वो भी काउंट होगा। ये सब जोड़ जाड़ के आप याद रखिएगा, जो एसआर शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में 74% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनकी वैल्यू 74% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर फिर कंपनी लॉ के अंदर डीवीआर का तो लिमिट 26% था, तो आप चिंता मत कीजिए, वहाँ भी अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ भी बढ़ा के 74% के आसपास, इसके आसपास ही वहाँ भी कर दिया गया है। अभी हम पढ़ेंगे, जब कंपनी लॉ का अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। उसके बाद एसआर इक्विटी शेयर्स के पास जनरली क्या होते हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या एग्जैक्टली, एक्सेप्शन, यहाँ लिख देंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब नीचे लिखे गए जितना लिस्ट है, इस लिस्ट में तो जो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर होगा या एसआर इक्विटी शेयर होगा उसके पास भी कोई सुपीरियर वोटिंग राइट नहीं होगा, वहाँ भी ऑर्डिनरी ही हो जाएगा। तो 1 एसआर इज इक्वल टू 1 वोट ओनली, मतलब वहाँ पे वोटिंग राइट में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब देखा जाए तो एक तरीके का क्या हो गया, एग्जैक्टली एक्सेप्शन ही तो हो गया। मतलब एसआर इक्विटी शेयर होते हुए, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले होते हुए भी यहाँ पे उनको स्पेशल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन एसआर इक्विटी शेयर will be treated as ordinary equity share।
मतलब एसआर इक्विटी शेयर भी क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ही माना जाएगा, मतलब यहाँ उसको सुपीरियर वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ का मतलब जो लिस्ट में जितने सिचुएशन दिए गए उसमें ही बस, बाकी जगह तो उसके पास हमेशा क्या रहेगा, सुपीरियर वोटिंग राइट रहेगा। अब देखो ये सिचुएशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट या रिमूवल से जुड़ा हुआ कोई भी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर भी वोट करेगा, तो वहाँ उसकी वोट जो वोट होगा वो 1 एसआर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 1 वोट ही होगा, कोई स्पेशल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, इन दोनों के अपॉइंटमेंट और रिमूवल से जुड़े हुए रेजोल्यूशन पे इनको कोई स्पेशल वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। प्रोमोटर, अपना जो प्रोमोटर है, जो मैंने बताया, ये ऐसा प्रोमोटर है जो मेहनत से कंपनी बनाया लेकिन इनके पास पैसा नहीं होने की वजह से ये शेयर्स के मामले में थोड़ा सा कम रह गया, तो अगर वो अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे को, तो भाई जो कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहा है इसका मतलब वो अपने कंपनी के अंदर के कंट्रोलिंग शेयर जो उसके पास हैं वो उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो भाई आपने मेहनत की थी, है ना, जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसने मेहनत थोड़ी की थी, तो वो एसआर वाली बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें एसआर शेयर होल्डर खुद शामिल है। अब खुद शामिल है तो जनरली एक तो उनके पास वोटिंग राइट होता ही नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा था कि वो वोट भी करते हैं, पर यहाँ पर फिर उनके पास स्पेशल वोटिंग राइट नहीं होगा, नॉर्मल वोटिंग राइट ही होगा। वॉलेंट्री वाइंडिंग आपका रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर भी इनके पास नॉर्मल वोटिंग राइट ही होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टरेशन होना है, उससे जुड़ा हुआ कोई वोटिंग होना है तो वहाँ पे भी उनके पास ऑर्डिनरी वोटिंग राइट ही होगा। वॉलेंट्री रेजोल्यूशन प्रोसेस आईबीसी के अंदर, ये भी आप जानते हैं ना, वॉलेंट्री वाइंडिंग आप एक तरीके से कह सकते हैं आप, तो वो आपको शुरुआत करना है, तो उसके लिए आईबीसी के अंदर वॉलेंट्री रेजोल्यूशन प्रोसेस किर्प जिसको बोलते हैं ना, तो वॉलेंट्री किर्प स्टार्ट करवाना है तो उस केस में भी आपको नॉर्मल वोटिंग राइट ही मिलेगा। उसके बाद आपको कोई ऐसा फंड जो आप यूज़ करना चाहते हैं अदर देन बिजनेस, मतलब कंपनी का फंड यूज़ करना चाहते हैं फॉर अदर बिजनेस, मतलब अदर थिंग्स अदर देन द बिजनेस, जो जैसे आपका बिजनेस टेलीकॉम का है लेकिन आप खर्च करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो वहाँ पे भी क्या होगा एग्जैक्टली आपका ऑर्डिनरी वोटिंग राइट ही मिलेगा, स्पेशल नहीं मिलेगा। सब्सटेंशियल वैल्यू ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी, आपको मालूम होगा, आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट पढ़ा होगा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टिंग एग्रीमेंट, वहाँ ना एक मटेरियलिटी को लेके एक प्रोविजन आता है कि किसको मटेरियल मानेंगे किसको मटेरियल नहीं मानेंगे, तो मटेरियल वाले केस में भी आपका क्या होगा एग्जैक्टली वोटिंग राइट नॉर्मल ही होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डी लिस्टिंग या बाईबैक के लिए, तो वहाँ पे भी आपको स्पेशल वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद ये 9 सर्कमस्टांसेस सिचुएशन तो लॉ ने बता दिया, बाकी 10वें में सेबी को पावर दे दिया कि वो चाहे तो इस लिस्ट को बढ़ा भी सकता है और सिचुएशन के हिसाब से ये लिस्ट आगे भी बढ़ सकता है। चलिए जी, तो इसका मतलब ये 10 ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे एसआर इक्विटी शेयर होल्डर होने के बावजूद भी आपका वोटिंग राइट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर जैसा ही होगा, स्पेशल वोटिंग राइट आपको मिलेंगे नहीं। चलिए जी, अच्छा ये एसआर इक्विटी शेयर जो है ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए होगा या टेम्पररी है? याद रखिएगा टेम्पररी है, ये एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए है उन प्रोमोटर्स को जो अपने मेहनत से कंपनी बनाते हैं, पर मोटिवेशन ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं है ना। तो याद रखिएगा ये जो एसआर इक्विटी शेयर है, याद रखिएगा ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में बदल जाएगा ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ लिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, है ना, ठीक है। तो लिस्टिंग के बाद जो 5वां साल होगा, है ना, मतलब लिस्टिंग के बाद 5 साल तक आपको ये स्पेशल वोटिंग राइट वाले शेयर्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद ये एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। तो ये कब होगा देखो, ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ लिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब लिस्टिंग के बाद किस साल में, 5वें साल में, मतलब लिस्टिंग के बाद 5 साल तक आपको स्पेशल वोटिंग राइट मिलते रहेंगे, लेकिन 5वें साल में जाके फिर ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए प्रोमोटर का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 5वें साल तक भी जाके वो इतना मजबूत नहीं हो पाया कि अपने पैसे से कंट्रोलिंग शेयर्स खरीद सके, तो कोई बात नहीं है, आपको 5 साल का एडिशनल 5 ईयर्स भी दिया जा सकता है, बशर्ते कि उसके लिए एक अलग से क्या पास हो, रेजोल्यूशन पास हो, और उसमें एसआर शेयर होल्डर को वोट करने नहीं दिया जाएगा। मतलब इस रेजोल्यूशन में एसआर शेयर होल्डर वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही चाहेगा 5 साल मिल जाए, वो तो हमेशा ही चाहेगा क्या मिल जाए, 5 साल मिल जाए, तो एसआर शेयर होल्डर को वोट नहीं करने दिया जाएगा, तो बाकी शेयर होल्डर वोट करेंगे, और अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो एडिशनल 5 ईयर भी मिल जाएगा। तो एडिशनल 5 ईयर का मतलब लिस्टिंग के बाद 10 साल तक,
लिस्टिंग के बाद 5 साल तो नॉर्मल मिला, 5 साल रेजोल्यूशन पास करा के आपने ले लिया, है ना। तो हो सकता है मैक्सिमम कितने साल तक आपके पास स्पेशल वोटिंग राइट रह सकते हैं, 10 साल तक। ठीक है, चलो जी। उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, एसआर शेयर होल्डर मान लीजिए बहुत ऑनेस्ट है, उसको लगता है कि नहीं अब मुझे स्पेशल वोटिंग राइट की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी कि 5 साल के बाद ही या वो उससे पहले भी चाहे तो वॉलंटरली अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए एसआर शेयर होल्डर में voluntarily convert their SR equity share into ordinary equity share at any time prior to the period। मतलब 5 साल से पहले भी अगर voluntarily वो कन्वर्ट करना चाहता है अपने SR इक्विटी शेयर को नॉर्मल इक्विटी शेयर में तो वो कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ सिचुएशन लेकिन ऐसे हैं, वो सिचुएशन आते ही अब SR इक्विटी शेयर को ज़बरदस्ती, देखो लिखा ना कंपल्सरली, बदल दिया जाएगा किसमें, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में बदल दिया जाएगा। मतलब यहाँ 5 साल 10 साल वाला कहानी वानी नहीं चल रहा है। यहाँ पे जब ऐसे सिचुएशन दिखेंगे एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अब वो देखिए क्या है, अब आपको सिचुएशन देख के लगेगा कि अब स्पेशल वोटिंग राइट देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो प्रोमोटर या जो फाउंडर था वो बेचारा मर गया। अब एक बात बताइए, उसी को तो मोटिवेट करने के लिए हमने ना ये स्पेशल वोटिंग राइट वाले शेयर दिए थे, मालूम चला वो मर गया। अब वो मर गया तो फिर एसआर इक्विटी शेयर्स थे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अब वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मरने के बाद एसआर इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेगा, एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल इक्विटी शेयर। या एसआर शेयर होल्डर मालूम चला रिजाइन करता है एग्जीक्यूटिव पोजीशन से, मतलब अब वो एक्टिव पोजीशन नहीं ले रहा है कंपनी के अंदर, वो अब घर बैठे बैठे एज एन इन्वेस्टरशिप रहना चाहता है कंपनी के अंदर। तो याद रखिएगा, आपने कंपनी बनाई, मेहनत से बनाई, लेकिन आप खुद कंपनी छोड़ के एज एन इन्वेस्टरशिप रहना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर कंपनी में कोई पोजीशन आप नहीं लेंगे कंपनी में, इसका मतलब लगातार आप मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में भी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। मालूम चला उस कंपनी का मर्जर और एक्विजिशन हो गया, है ना, और उस केस में अब उस एसआर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अब कंट्रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि मर्जर एंड अमलगमेशन के बाद हो सकता है कि ओरिजिनल कंपनी जिसको इस फाउंडर ने बनाया था, इस प्रोमोटर ने बनाया था, उसकी डेथ हो गई। आप जानते हैं ना, जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है तो जो ट्रांसफर कंपनी होती है उसकी मौत हो जाती है। तो मालूम चला ट्रांसफर कंपनी किसका था, एसआर इक्विटी शेयर होल्डर का था। अब वो ट्रांसफर कंपनी की क्या हो गई, मौत हो गई, एंड ट्रांसफर कंपनी इज बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू व्हाट, द ट्रांसफरी कंपनी। तो उस केस में अब वो कंपनी तो रही नहीं जिस कंपनी को इसने फाउंड किया था या जिसका ये प्रोमोटर था, तो फिर उस केस में भी पर शेयर्स तो रहेंगे, क्योंकि यही एसआर इक्विटी शेयर होल्डर अब वो ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। तो यहाँ पे वो स्पेशल वोटिंग राइट वाला था, पर नए कंपनी में जो मर्जर के बाद बच जाएगी उसमें उसके पास कोई स्पेशल वोटिंग राइट नहीं रहेंगे, है ना। तो ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे आपका एसआर इक्विटी शेयर्स को कंपल्सरीली किस में बदल दिया जाएगा, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में बदल दिया जाएगा। अब आइए अगला, रिकॉर्ड डेट के ऊपर भी कुछ चेंज है। अब देखो रिकॉर्ड डेट में अगर जब आप यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ पे इस बीच में एग्जैक्टली कुछ एडिशन है। ये देखो सब रेगुलेशन 2 ये एडिशन है। अब ये एडिशन क्या है वो देखिए आप, याद रखिएगा जब भी कोई भी लिस्टेड एंटिटी कोई भी रिकॉर्ड डेट रखेगी, कोई भी क्या रखेगी एग्जैक्टली, रिकॉर्ड डेट रखेगी, तो 7 दिन पहले, कितना दिन पहले, 7 दिन पहले, और ये 7 दिन क्लियर 7 डेज है। ये क्या है, क्लियर 7 डेज। क्लियर 7 डेज का मतलब रिकॉर्ड डेट को भी एक्सक्लूड करो और जिस दिन आप इंटीमेशन भेज रहे हो उसको भी इंटीमेट करो। तो जिस दिन आप रिकॉर्ड डेट रखने वाले हैं उससे 7 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता देना पड़ेगा कि सर इतने तारीख से हमारा रिकॉर्ड डेट है। अच्छा, वो रिकॉर्ड डेट मालूम चला राइट इशू से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में फिर 7 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले ही आपको बता देना पड़ेगा। कितने दिन पहले, 3 दिन पहले ही। और ये 3 दिन भी क्या है एग्जैक्टली, क्लियर 3 डेज, क्लियर 3 डेज। ठीक है जी, तो ये कुछ एडिशन है जो किससे जुड़ा हुआ है एग्जैक्टली, रिकॉर्ड डेट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आपको रिकॉर्ड डेट रखेंगे तो जनरली 7 दिन पहले बताएंगे आप स्टॉक एक्सचेंज को, और अगर वो रिकॉर्ड डेट इज रिलेटेड टू राइट इशू तो फिर उस केस में 3 दिन पहले आपको बताना है, 3 दिन पहले आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जी अब आगे। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में थोड़ा सा चेंज है, वो देखो आप क्या क्या चेंज है। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन के ऊपर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग को याद हो
तो कंपोजिशन डिपेंड करता है कि देयर शुड बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और अगर आपका जो चेयरमैन अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है और प्रोमोटर सबसे जुड़ा हुआ भी नहीं है तो 1/3 से भी काम चल जाता था, 1/3 ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक राइडर लगा दिया है कि अगर आपके कंपनी के अंदर एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, तो सबसे पहले देखो अभी पढ़ा है ना एसआर इक्विटी शेयर, एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी वो कन्वर्ट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में अभी वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में वो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब एसआर इक्विटी शेयर अभी भी कंपनी में चल रहा है। तो याद रखिएगा, चाहे आपका चेयरमैन कुछ भी हो, चेयरमैन आपका एग्जीक्यूटिव हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो सीधा है हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। तो इससे पहले जो बातें लिखी हुई थी पहले, ये सब तब थी जब आपके यहाँ एसआर इक्विटी शेयर नहीं थे। लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर हैं तो फिर सीधा साफ प्लेन रिक्वायरमेंट है, हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी फिर ऑडिट कमेटी में भी चेंज है। अब ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? एसआर इक्विटी शेयर होल्डर्स की वजह से हो रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपके कंपनी में कोई एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में ऑडिट कमेटी के सारे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इफ़ देर इज़ एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग तो फिर वो जो पहले चलता था 2/3, वो 2/3 सब नहीं चलेगा, सीधा 100% ऑफ डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, 100% डायरेक्टर मतलब जो ऑडिट कमेटी पे है, ऑडिट कमेटी में 3 होते हैं ना, मिनिमम 3, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे फिर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएंगे। ऐसे क्या होता था, जनरली 2/3 होता था, लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो सारे के सारे जो मेंबर होंगे ऑडिट कमेटी के, जो डायरेक्टर होंगे, वो सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसी तरीके से अब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में भी चेंज है। यहाँ भी यही है कि अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो फिर 2/3 ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। पहले होता था वहाँ पर क्या एग्जैक्टली 50%, तो 50% नहीं, अगर एसआर इक्विटी शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग है तो 50% नहीं 2/3, 50% तो 2/3 ज़्यादा होता है, मालूम है ना। 50% मतलब 50% और 2/3 का मतलब वो लगभग 67% के आसपास पहुँच जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर है तो हमेशा याद रखिएगा वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मांगता है। फिर इसी तरीके से स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी क्या प्रोविजन होता है कि इस कमेटी का कोई एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन फिर वही, अगर आपके यहाँ एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी है ना। यहाँ पे भी बोला हुआ है कि अगर आपके यहाँ एसआर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर जो इस कमेटी में है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है जी। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी थोड़ा सा चेंज है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर आपको मालूम होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को मटेरियल तब माना जाता था जब उसका लिमिट 10% ऑफ एनुअल कॉन्सोलिडेटेड टर्नओवर, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है, ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो 10% ऑफ एनुअल कॉन्सोलिडेटेड टर्नओवर से एक्सीड करता था, तब जाके वो मटेरियल माना जाता था। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन इससे जुड़ा हुआ होता था, ब्रांड यूजेस, रॉयल्टी, तो वहाँ पे जो लिमिट होता था वो लिमिट होता था 2%, है ना। तो देखो यहाँ 10% वाले को तो कुछ नहीं चेंज किया, 10% वाला तो पहले ही चल रहा है, इस 2% वाले को चेंज कर दिया है। 2% के जगह क्या हो गया है? 5%, है ना। तो अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किससे जुड़ा हुआ? ब्रांड यूजेस और रॉयल्टी से जुड़ा हुआ, तो पहले जहाँ 2% का लिमिट था उसको बढ़ा क्या कर दिया गया है? 5% का कर दिया गया है। तो ये एक अमेंडमेंट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अब एग्जैक्टली पब्लिक इशू से भी ICDR रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशन भी लगाए गए। देखो अभी तक पहले क्या होता था कि अगर आप पब्लिक इशू लाना चाहते थे तो उसके लिए रूट्स मिलते थे, जैसे मिलता था प्रॉफिटेबिलिटी रूट मिलता था, उससे कुछ कंडीशन होते थे, फिर QIB रूट मिलता था, उसके कुछ कंडीशन होते थे, है ना। अब वो तीसरा वाला भी आ गया, ये एडिशनल कंडीशन है। लेकिन ये एडिशनल कंडीशन तब है जब आपके यहाँ कोई
है ना। एस आर इक्विटी शेयर, एस आर इक्विटी शेयर का स्पेशल राइट्स वाले, सुपीरियर राइट्स वाले, मैं बताता आ रहा हूँ ना अभी तक आपको, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स, है ना। तो स्पेशल राइट्स या सुपीरियर राइट्स, ठीक है। एस आर का मतलब ये है स्पेशल राइट्स या सुपीरियर राइट्स। तो याद रखिएगा सुपीरियर राइट्स वाले अगर आपके यहाँ शेयर होल्डर्स हैं तो उस केस में रूट अलग हो जाएगा, फिर वो QIB रूट, प्रॉफिटेबिलिटी रूट, है ना, वो तो है ही। उसके अलावा ये कंडीशंस, इन कंडीशंस को भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, फिर से डेफिनेशन दे दिया। एसआर इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर है जिसके पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर, मतलब ऑर्डनरी इक्विटी शेयर का जो वोटिंग राइट होगा उससे ज़्यादा इनके पास वोटिंग राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एन इश्यूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर टू इट्स प्रोमोटर या फाउंडर्स, द सेड इश्यूअर शैल बी अलाउड टू डू IPO, है ना, ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स। अब बोलेगा सर एसआर शेयर्स का आप IPO नहीं आएगा क्या? एक बात होता है, एसआर शेयर्स का आप मार्केट में थोड़ी बेचेंगे, पब्लिक को थोड़ी बेचेंगे एसआर शेयर्स। एसआर शेयर्स तो किसको मिलेगा? ओनली टू द फाउंडर और द प्रोमोटर। तो याद रखिएगा जब आप IPO अगर लाना चाहते हैं और मेन बोर्ड पर लिस्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस और होने चाहिए। सबसे पहले इश्यूअर इन सेक्टर्स का होना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, वैल्यू एडिशन। मतलब ये कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इस फाउंडर का या प्रोमोटर का कुछ पर्सनल वैल्यू एडिशन उसने किया हो, कुछ पर्सनल उसके मेहनत से कंपनी को फ़ायदा हुआ हो, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक बात होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन लगा हुआ है, मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कोई आदमी का दिमाग एज सच बहुत ज़्यादा, तो आप मशीन लगा के तो कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है। मशीन में लिखा होता है कि ऐसे ऐसे आप रॉ मटेरियल डालेंगे, ऐसे ऐसे फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन जहाँ माउंट से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात, सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो गई। अब सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ, सॉफ्टवेयर बेचारा फाउंडर ही बनाया था बैठ के, उसने वो कंपनी खोली थी तो अपने पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से तो किया था सब कुछ। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लगे कि उस प्रोमोटर और उस फाउंडर के वजह से उस कंपनी का इतना बड़ा नाम हुआ है। उसके बाद ये कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एसआर शेयर होल्डर उस प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए जिसका कलेक्टिव नेटवर्थ कितना है, 500 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से ज़्यादा वाला प्रोमोटर ग्रुप का वो मेंबर है। तो इसका मतलब वो छोटा नहीं है, वो बहुत अमीर है ना, तो उसको फ़ायदा मिलेगा नहीं, है ना। अब बोलोगे सर अगर ऐसा है तो उस केस में फिर भाई एसआर इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, फिर ही जाके पब्लिक इशू आ पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो याद रखिएगा अगर पब्लिक इशू लाना है और एसआर इक्विटी शेयर्स के होने के बावजूद भी लाना है तो ये कंडीशन सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए। तीसरा, एसआर शेयर्स सिर्फ उन्हीं प्रोमोटर्स, उन्हीं फाउंडर्स को मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी लिए हुए हैं कंपनी में। मैंने बताया था कि वो एक बार काम करके कंपनी बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कंपनी में काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए, कंपनी के अंदर चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, कोई ना कोई पोजीशन वो लिया हुआ होना चाहिए, डेली कंपनी में आता रहे, डेली कंपनी में वैल्यू एडिशन करता रहे। उसके बाद एसआर इक्विटी शेयर इशू जब हुआ तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। या जब एसआर इक्विटी शेयर इशू हुआ था तो उसके लिए आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए जो जनरल मीटिंग आपने बुलाया और उसके लिए जो आपने नोटिस भेजा हो, उस नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारी बातें लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये क्या है देखो, तो ये एक तरीके से हो गया क्या एग्जैक्टली, कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, है ना, सेंट अलोंग विद द नोटिस, सेंट अलोंग विथ द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जहां क्या पास होना है, जहां ये एसआर पास होना है। तो एसआर पास करने के लिए जो आपने जनरल मीटिंग बुलाया उसके नोटिस में, उसके नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारी बातें लिखी हुई हों। अब देखो कौन कौन सी बातें हैं वो देखो। सबसे पहला कि एसआर इक्विटी शेयर कितना इश्यू हो रहा है उसका क्वांटम लिखना है आपको। उसके बाद रेशियो ऑफ वोटिंग राइट, है ना, विज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, मतलब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से कितना सुपीरियर वोटिंग राइट उनको दिया जा रहा है, वो एक रेशियो बना के देना है। उसके बाद क्या डिविडेंड में भी कोई चेंज किया गया है, अगर किया गया है तो उसके बारे में बताना है, अगर डिफरेंशियल है। सनसेट प्रोविजन का मतलब कितने दिन के बाद ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बारे में भी कोई अगर प्रोविजन है, कोई टाइम फ्रेम है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि एसआर इक्विटी शेयर कितने दिन तक वैलिड रहेगा।
उसके बाद कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहां पे एसआर इक्विटी शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर के तरह ही माना जाएगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था ऊपर एसएबी लोडर में 9 नहीं 10 सब मिला कितने थे एग्जैक्टली 10 सिचुएशन ऐसे थे जहां पे एसआर इक्विटी शेयर होल्डर विल बी ट्रीटेड एट पार विथ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। मतलब वहाँ पे उनको कोई स्पेशल वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, नॉर्मल ही दिया जाता है। तो इतनी सारी बातें उस नोटिस ऑफ मीटिंग में लिखी भी होनी चाहिए। जिस जनरल मीटिंग में क्या पास होना है, एसआर पास होना है, किस बात को लेके कि हम एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। बाकी एसआर इक्विटी शेयर थोड़ा पुराना होना चाहिए, कम से कम जिस दिन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया गया है सेबी के साथ, है ना, पब्लिक इशू लाने के लिए, उससे कम से कम वो शेयर 6 महीने पुराने होने चाहिए। मतलब वो प्रमोटर फाउंडर के पास कितने दिन से पहले से होने चाहिए, 6 महीने से रखे हुए होने चाहिए, उस 6 महीने पहले उसको अलॉट हो गया हो, उसके पास हो। बाकी याद रखिए एसआर इक्विटी शेयर का जो वोटिंग राइट है उसका जो रेशियो होगा वो मिनिमम 2:1 हो सकता है और मैक्सिमम 10:1 हो सकता है। इसका मतलब समझ में आया। जैसे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को 1 शेयर पे 1 वोटिंग राइट, तो इसको हो सकता है कि 2 मिल जाए। अच्छा 2 को बढ़ा के आप बहुत हुआ तो कहाँ तक ले जा सकते हैं 10। तो मतलब मिनिमम रेशियो 2:1 है और 2:1 ही कर दोगे तो एसआर इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बराबर ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो बढ़ाओगे ना, तो 2:1 मतलब उसी शेयर पे एसआर इक्विटी शेयर को कितना मिल रहा है, 2 वोटिंग राइट, और ऑर्डिनरी वाले को कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 वोटिंग राइट, है ना। अब बाकी 2:1 को आप बढ़ा के कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, 10:1। 10:1 का मतलब जैसे एक शेयर है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर को एक शेयर पे 1 वोटिंग राइट, लेकिन एसआर इक्विटी शेयर को कितना मिल रहा है, एक शेयर पे 10 वोटिंग राइट, है ना। तो ये हो सकता है। बाकी इसमें आपको तय कर लेना है कि 2:1 रखना है कि 3:1 रखना है कि 4:1 रखना है कि 5:1, मतलब कि 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 10:1 से आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी होगा एक बार में याद रखिएगा, आपको तय कर लेना है ना, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। और होल नंबर में होना चाहिए, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, समझे ना। जैसे 2.1:1 ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एसआर इक्विटी शेयर हैं उनका फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा। फेस वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। मार्केट प्राइस ऐसे सच थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद जो भी एसआर इक्विटी शेयर लाएंगे आप, उसका एक ही क्लास होना चाहिए, है ना। जैसे ये नहीं होना चाहिए 2:1 वाला अलग, 3:1 वाला अलग। जो भी डिसाइड करेंगे एक बार डिसाइड कर लीजिए। अगर 7:1 होना है तो सब 7:1 ही होगा। तो एसआर इक्विटी शेयर 7:1 वाला ही मिलेगा, और बार बार अलग अलग तरीके का क्लास नहीं होना चाहिए उसके अंदर। बाकी एसआर इक्विटी शेयर पहले मैं बता चुका हूँ, हर मामलों के लिए सेम माना जाएगा ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर के, बस वोटिंग राइट को छोड़ के। वोटिंग राइट तो सुपीरियर होगा ही, तभी तो सुपीरियर है, ठीक है। चलिए जी, अब आगे है ना, एडिशनल कॉमन या जनरल नॉर्म्स फॉर बोथ अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। आपको मालूम होगा कि जो एक एलिजिबिलिटी जो रूट होता है वो तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन से ये मैंने बता दिया। इसमें अब एडिशनल आ गया, अगर एसआर आपके यहाँ है तो, एसआर इक्विटी शेयर आपके यहाँ है तो। अब वो जो एडिशनल होता था वो आईपीओ एफपीओ के लिए सेम ही होता था, है ना। उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे एक नया पॉइंट जोड़ा गया है कि ऑल इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स आर इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ, मतलब ये सिर्फ आईपीओ के लिए। अगर आप एग्जैक्टली आईपीओ लाने जा रहे हैं तो उससे पहले जितने भी शेयर्स आपके प्रोमोटर्स के पास थे वो सब पहले ही डीमेट हो जाने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाने चाहिए। मतलब आईपीओ लाने से पहले जितने भी पुराने शेयर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। खासकर प्रोमोटर्स के शेयर तो इलेक्ट्रॉनिक हो ही जाने चाहिए। उसके बाद एक और ये जोड़ा है, ये तो सिर्फ आईपीओ के लिए था, लेकिन ये दोनों के लिए है। याद रखिएगा जब भी आप पब्लिक इशू लाते हैं तो पब्लिक इशू में जैसे आपने पब्लिक से मांगा 10,000 करोड़, तो आप बताएंगे ना पब्लिक को कि 10,000 करोड़ हम किस प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो जैसे आपने बताया हुआ कि 10,000 करोड़ हम लगाएंगे टेलकम प्रोजेक्ट में, तो याद रखिएगा 10,000 करोड़ में से बहुत हुआ तो 25% पैसा आप किसी जनरल पर्पस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल कॉर्पोरेट मतलब जैसे सैलरी दे दिया उस पैसे से, या मालूम चला कहीं फैक्ट्री और बढ़ा दिया, मतलब इसका मतलब उल्टा बोलो 75% पैसा पब्लिक इशू का उसी पर्पस के लिए लगना चाहिए जिस पर्पस को बोल के आपने पब्लिक इशू लाया था। जैसे आपने पब्लिक इशू लाया टेलकम बोल के, तो पब्लिक इशू का 75% पैसा टेलकम पे ही लगना चाहिए। बाकी 25% को तुम चाहो तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, 25% से ज़्यादा नहीं, है ना। तो इसका मतलब 75% पैसा पब्लिक इशू का उसी प्रोजेक्ट के लिए लगना चाहिए जिस प्रोजेक्ट के नाम पर आप पब्लिक इशू लेके आए थे और पब्लिक इशू के अंदर आपने पैसा उस प्रोजेक्ट को दिखा के मांगा था।
है ना। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप 25% से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, बहुत हुआ तो 25%। इसका मतलब 75% कम से कम आपका उस पर्पस के लिए लगना चाहिए जिस पर्पस का नाम लेके आप पब्लिक इशू लाए थे। बाकी इशू ओपनिंग डेट में थोड़ा सा चेंज है। देखो पहले आपको याद है पब्लिक इशू का स्टेज होता था, सबसे पहले फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विथ सेबी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। तो रजिस्ट्रेशन वर्ड हट गया, अब आरओसी रजिस्टर नहीं करता, बस आरओसी को फाइल कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ फाइलिंग, है ना। तो आरओसी को सिर्फ इंटीमेट करने की जरूरत है, इसका मतलब अब आरओसी उसको रजिस्टर करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर जो गिनती है, डेट ऑफ, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो डेट ऑफ रजिस्टरिंग लिखा हुआ था बाय आरओसी, लेकिन अब क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग विथ आरओसी। बस आप फाइल कर दो, फाइल करने के बाद आप अपना पब्लिक इशू का सारा काम देख सकते हैं। ऐसे भी पब्लिक इशू सेबी के लॉस के अनुसार आता है। आरओसी को अब आपको बस इंटीमेट करना है, मतलब फाइल कर देना है, उसको रजिस्टर, आरओसी को रजिस्टर करने का वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप फाइल कीजिए और बाकी फिर आप एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। तो आप देख लेना बुक में जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ होगा, एक बार खुद भी चेंज कर लेना आप लोग, जहाँ जहाँ लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद आरओसी, तो रजिस्ट्रेशन हटा देना, उसके जगह क्या लिख देना, फाइलिंग। एक दो जगह और आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है। चलिए जी, अब आता है प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको मालूम होगा प्रोमोटर्स को कुछ शेयर्स लेने होते हैं। अच्छा, प्रोमोटर्स को जो शेयर्स लेने होते हैं उसमें उनके पास अगर पुराने शेयर ज़्यादा हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाता है और उनको फिर नए शेयर ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, एसआर इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो एसआर इक्विटी शेयर है वो भी काउंट हो जाएगा टुवर्ड्स कंप्यूटेशन ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे मैं प्रोमोटर हूँ, मेरे पास ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर है इतना और इतना सारा एसआर इक्विटी शेयर है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि अब और प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नाम पर कितना लेना है ना। तो एसआर इक्विटी शेयर भी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल है, वो भी काउंट होगा। उसके बाद मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए जो है, बेसिकली ये ना, ये लॉक इन पीरियड के लिए। अच्छा, एक बात तो आपको मालूम होगा कि जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है ना, जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है, ये वाला मुझे लगता है हेडिंग गलत आ गया शायद, वो एक बार आप लोग देख लेना, ये हेडिंग शायद गलत है। बस आप लॉक इन पर ध्यान रखना। जो लॉक इन पीरियड होता है किसका, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का, तो याद रखिएगा एसआर इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड तब तक होगा जब तक कि वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे अगर आपको मालूम हो कि जो 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे और एक्सेस प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, पर एसआर इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड वो तब तक रहेगा जब तक कि वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। बात भी सही है। एक बात बताओ, एसआर इक्विटी शेयर आप बेच थोड़ी सकते हैं। अगर आप बेचेंगे तो सामने जिसको बेच रहे हैं वो थोड़ी फाउंडर था आपके यहाँ का, वो थोड़ी प्रोमोटर था, वो थोड़ी मेहनत किया था, है ना। तो याद रखिएगा, एसआर इक्विटी शेयर तभी बेचे जा सकते हैं जब वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, या अगर आप उससे पहले बेचना चाहते हैं कन्वर्जन से पहले तो फिर कन्वर्ट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके बेचना पड़ेगा, है ना। तो याद रखिए, एसआर इक्विटी शेयर का लॉक इन तब तक चलेगा जब तक कि वो किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए। और मैंने बताया था कि लिस्टिंग के 5 साल के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर रेजोल्यूशन पास कर लिया गया तो 5 साल और भी उसको रखा जा सकता है। बाकी याद रखिएगा, अब आगे देखें तो एएसबीए को मैंडेटरी कर दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द इश्यूअर शैल एक्सेप्ट बिड्स यूजिंग ओनली द एएसबीए फैसिलिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब एएसबीए के रूट से ही अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो गया। अब राइट इशू के ऊपर भी थोड़ा सा चेंज है। राइट इशू के अंदर देखिए, अगर आपके यहाँ कोई एसआर इक्विटी शेयर होल्डर है तो एसआर इक्विटी शेयर, देखो एसआर इक्विटी शेयर पहले से है तो राइट इशू करोगे तो उस पर नए शेयर्स मिलेंगे, जानते हैं ना, पुराने शेयर्स पे कुछ नए शेयर्स मिलते हैं इन प्रोपोर्शन, है ना, इन प्रोपोर्शन ऑफ राइट इशू, है ना। तो ये एसआर इक्विटी शेयर है, इस पर नए एसआर इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो जो नया एसआर इक्विटी शेयर मिलेगा आप उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, रेनाउंस नहीं कर। कैसे रेनाउंस करेंगे आप, रेनाउंस करेंगे एसआर जो इक्विटी शेयर है वो सुपीरियर वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है, वो रेनाउंस थोड़ी हो सकता है, किसी और को थोड़ी मिल सकता है। और फिर वही बात, जो नए शेयर्स भी मिलेंगे, एसआर इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ना, नए राइट शेयर्स के अंदर एसआर नए इक्विटी शेयर मिलेंगे, उसका भी लॉक इन तब तक रहेगा जब तक कि वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली, फिर वही यहाँ भी एएसबीए राइट इशू में भी एएसबीए को क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। एक अच्छी चीज़ आई है, रेगुलेशन 77 एक नया रेगुलेशन है, वही है, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और राइट इशू आया, तो मेरे पास मान लीजिए राइट इशू है 2:1, तो मेरे पास पहले से 4 शेयर थे तो 2 नए मिलने थे। तो याद रखिएगा, राइट शेयर्स का अनाउंसमेंट होते ही मेरे डीमेट अकाउंट में 2 शेयर्स आ जाएंगे,
मतलब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, द राइट एंटाइटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द डीमेट अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू। मतलब ओपनिंग ऑफ इशू से भी पहले क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिट हो जाएंगे तो लोग कहेंगे सर फिर तो कोई पैसा देगा ही नहीं, मुफ्त में क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके पहले 4 शेयर थे, 2 राइट शेयर्स आ गए हैं, लेकिन ये जो आए हैं ये परमानेंटली रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो परमानेंटली रह जाएगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो जो राइट इशू खत्म होने के बाद आपने चूंकि पेमेंट नहीं की तो उस केस में वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा, है ना। तो अलॉटमेंट तो तभी होगा जब आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और याद रखिएगा यहाँ अलॉटमेंट सब अब किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा, डीमैट फॉर्मेट में ही होगा, है ना। तो राइट शेयर्स के अंदर, राइट शेयर्स डीमैट अकाउंट में तो आपको ओपनिंग ऑफ राइट इशू से पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन वो परमानेंटली रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो डिपेंड करता है कि आप पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। पेमेंट करेंगे तो अलॉट भी हो जाएगा, वो आपको मिल भी जाएगा परमानेंटली, आपके किस में रहेगा, डीमैट अकाउंट में। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर वापस चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन पीरियड में थोड़ा सा चेंज है, बस चेंज इतना है कि वो 15 डेज़ के लिए कम से कम खुलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक खुलता था राइट इशू, वो तो है ही। बस ये है कि एक बार अगर आपने एग्जैक्टली राइट इशू के अंदर एप्लीकेशन लगा दिया राइट शेयर्स के लिए, तो याद रखिएगा इशू कंप्लीट होने के बाद अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, अब आप वापस पैसा नहीं मांग सकते। तो एक बार राइट इशू ख़त्म हो गया उसके बाद विड्रॉल अलाउड नहीं है। बाकी अब लिस्टिंग जब कराने जाते थे तो उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज है। तो लिखा लिस्टिंग परसुएंट टू आईपीओ, आईपीओ के बाद आप लिस्ट होना चाह रहे हैं, है ना। और लिस्ट होने के लिए जो पहले कुछ कंडीशंस थे वो चेंज हो गए। पहले मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना था, 10 लाख, उसको क्या कर दिया गया अब 2 लाख। उसके बाद जो एग्जैक्टली अलॉटी पहले कम से कम कितने होने चाहिए 200, उसको घटा के कितना कर दिया गया है 50। उसके बाद पहले एलोकेशन का तरीका ये था कि 75% हम देते थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, है ना, 25% देते थे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को। अब ये सब हटा दिया, अब सीधा लिखा अलॉटमेंट टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब कोई पहले से प्रोपोर्शन नहीं बताया गया है, जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्रोपोर्शन निकलेगा उसी प्रोपोर्शन पे इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल लोगों के बीच में क्या होगा, एलोकेशन होगा। तो ये वाला जो 75% 25% वाली कहानी थी ये सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग लॉट, चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन साइज को भी क्या कर दिया है 2 लाख, तो ट्रेडिंग लॉट को भी पहले 10 लाख था उसको घटा के क्या कर दिया गया है 2 लाख कर दिया गया है ना। तो इसी के साथ सिक्योरिटी लॉ के अंदर के सारे अमेंडमेंट हो गए ख़त्म, है ना। अब आपको क्या करना है, ये अमेंडमेंट्स का नोट्स हमारे वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल के और इसको पढ़ना है, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलूँगा किसी अगले अमेंडमेंट के साथ, और जब तक मैं ना मिलूँ दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।